अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादियों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में इशाइये पर मदऊ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से और अब तक का ये पहला इशाइया है जिसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़्क़िद किया गया है, वो भी ऐसी सूरत हाल में कि जब इत्तेहादी हुकूमत से खासे नाला दिखाई दे रहे थे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म इंतहाई पुरएतमाद दिखाई दिए और इसी एतमाद के साथ उन्होंने एक बयान भी दिया कि वो 5 साल पूरे करेंगे, उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में विफाक के लिए टैक्स ना इकट्ठा करने का ऐलान किया है, जबकि हम जानते हैं कि कराची की मईशत पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अब वज़ीर आला की तरफ से अदम ताउन का ऐलान, हम कह सकते हैं कि क्या विफाक और सिंध के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करने का सबब बन सकता है, क्योंकि तनाव की सूरत हाल तो हम पिछले 2 सालों से ही चलते हुए देख रहे हैं। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कराची की। सुबह के औकात में कराची में पेश आया दहशतगर्दी का एक और वाक़या और दहशतगर्दों ने इस बार निशाना बनाया पाकिस्तान की मईशत को, जिस पर डीजी रेंजर्स और कराची पुलिस चीफ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर पर आई, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये इतना बड़ा हमला है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था, जिसमें सरे फहरिस्त उन्होंने रॉ का नाम लिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस पर बात करने के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे तज्ज़ियाकार रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब और रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, जो कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद थे और उन्होंने वहां पर मदऊ किया अपने तमाम उन नाराज इत्तेहादियों को जो कि अपने मुतालबात पूरे ना होने के बायस प्राइम मिनिस्टर से, उनकी कैबिनेट से, उनके वज़रा से, उनकी पॉलिसी से खासे नाला दिखाई दे रहे थे। खैर, उस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने तमाम इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उन्हें एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस एतमाद में लेने की कोशिश के दौरान उन्होंने चंद जुमले कहे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 5 साल अपनी मुद्दी करेंगे, उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, कभी आटा बहरान, कभी चीनी बहरान, कभी पेट्रोल बहरान और दीगर बहुत से बहरान मंजर आम पर आते रहे, इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। नासिर चौथाई साहब, प्राइम मिनिस्टर के कल के जो बयान की गूंज है वो सोशल मीडिया पर भी बड़ी जोरों शोर से सुनाई दे रही है और उस बयान को, स्टेटमेंट को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। सियासी और समाजी हल्के तो कर ही रहे हैं। आप बताइए, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर का, हम कहते रहे प्राइम मिनिस्टर से, शायद 1 साल से हम कह रहे थे कि सियासी अमल को शुरू करें, सियासी प्रोसेस को शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर ने पहला सियासी प्रोसेस किया, खाना खिलाया, रोटी खिलाई बकौलचक से, और 1 डिश थी, मटर चावल था और चिकन था और नान थी, और उस पर खासे लोग आए, बहुत से लोग आए, बहुत से नहीं आए, लेकिन जब बजट में काउंटिंग आपने की, हेड काउंट किया आपने, तो 160 आपको वोट मिलते हैं, जो आपके तहरीके इत्तेमाद से भी ज़्यादा हैं, पहले बजट से भी ज़्यादा हैं। इसका मतलब है सियासी प्रोसेस का कोई मुतबादिल नहीं, कोई मुतबादिल नहीं आपके ट्विटर का और आपके बयानात का और आपके बस एक दूसरे को गालियाँ देने का। दूसरी बात, ये दूसरा ऑप्शन नहीं, ये मैंने हमेशा इस बात की तरदीद की है, तजुर्बा मुझे बताता है। भुट्टो साहब ने कहा था कि ये मैं कमज़ोर हूँ, एक कुर्सी कमज़ोर नहीं है। ज़ियाउल हक ने कहा था मैं बस मरते दम तक प्रेसिडेंट रहूँगा। मुशर्रफ साहब के बारे में कहा गया था हम इन्हें 4 बार वर्दी में प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो ये बड़े बोल होते हैं, बड़े बोले होते हैं। ये बयान सियासी है और अपने इत्तेहादियों को करीब लाने के लिए है कि मैं 5 साल तक रहूँगा, मैं 10 साल तक रहूँगा। खुदा करे ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि प्राइम मिनिस्टर महातीर की तरह स्टेटस को से शिकस्त ना खाएं। उनके उस्ताद थे, उनके गुरु थे, 94 ईयर्स के थे, स्टेटस को से शिकस्त खा गए। यहाँ भी स्टेटस को है, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि आप जब माफिया के खिलाफ जाते हो तो अब माफिया के हो जाते हो। चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है, आटे की कीमत बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है, कुछ कम नहीं होता। अब गैस और बिजली की बारी आने वाली है, तो प्राइम मिनिस्टर को सियासी अमल के साथ साथ एक अमल और भी शुरू करना होगा, वो होगा खुद एहतसाबी का। छोड़े एहतसाब ब्यूरो वगैरह को, खुद एहतसाबी भी करें, अपने आप को भी देखें,
अपने अंदर मौजूद लोगों को भी देखें, उनको भी देखें। आज पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे कि वो 3 रोज पहले किस तरह बात कर रहे थे और आज किस तरह बात कर रहे हैं, और उनको भी देखें। जो जा रहे हैं उनको रोकें। उनके मुतालबात जो उनके मुआहदे उनसे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर का मुआहदा जो किया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो पूरा करना चाहिए। अगर महंगाई से कोई मुआहदा था तो वो पूरा करना चाहिए। ऐसा ना करें कि मुआहदा पूरा ना करें। अमीर, छोटे ताजिर हों या कारोबारी हजरात हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना हो, हुकूमत घुटने टेक देती है। पेट्रोल माफिया के हवाले से उनको लगाम डालनी हो, हुकूमत घुटने टेक देती है। शुगर स्कैंडल हमने देखा, आटा बहरान स्कैंडल हमने देखा। इसके बावजूद आप समझते हैं कि नहीं, पीटीआई गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो 5 साल निकाल लेगी? जो नक्शा आपने खींचा है, नक्शा तो बिल्कुल ऐसे ही है इस हुकूमत का। लेकिन जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि निकालेगी, तो मुझे लगता है कि 5 साल निकालेगी। लेकिन निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन मेरा पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी जो उस मौक़िफ़ था, जो नून लीग के 5 साल के दौर में मौक़िफ़ था, जो आज तहरीक इंसाफ के एक ही मौक़िफ़ है, और वो ये कि अगर अवाम जमहूर किसी हुकूमत से नाराज़ हो जाए, अगर अवाम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ, अगर अवाम किसी हुकूमत से मायूस हो जाएँ, अगर अवाम की वाज़े अक्सरियत कि जो पब्लिक पल्स अगर वो ये कहे कि ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इसको हक़ हुक्मरानी दिया जाए, तो फिर उस हुकूमत को, उस जमात को हक़ हुक्मरानी हासिल नहीं रहना चाहिए। ये तो एक उसूली बात। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ पहली बार इक़्तिदार में आई है और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बार बार इक़्तिदार में आती रही, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। इमरान खान साहब दौड़ा लें जितना सर पर दौड़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हुज्जत तमाम करने देनी चाहिए। 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल भी आप देखेंगे पलक झपकते गुजर जाएंगे। अगर आपने हुकूमत इमरान खान साहब को ना करने दी, गिरा दी हुकूमत, ऑपोजिशन करें, तनकीद करें, हुकूमत के गर्दन पर नाखून रखें जहाँ पे हुकूमत गलत है। लेकिन अगर हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी, गिरती हुकूमत को धक्का दिया जाएगा, उसका नुकसान ही होगा कि फिर इमरान खान जिसको मैं जानता हूँ, वो फिर किसी को सुख का सांस नहीं लेने देगा। फिर जो आएगा ये इमरान खान होगा, धरने होंगे, सड़कें होंगी, जलसे होंगे, गालियाँ होंगी। लिहाजा आप लोगों ने बार बार हुक्मरानी की है। 1981 से नवाज शरीफ साहब, 1967 से पीपल्स पार्टी सियासत के अंदर, बीच में भले वक्फे आते रहे लेकिन बार बार इक़्तिदार में आए। इनको मौका मिला, ये जो कुछ कर सकते थे इन्होंने कर लिया, उससे ज्यादा इनका पोटेंशियल नहीं नजर आ रहा था। अब अगर ये पार्टी आई है, अवाम को एक पूरी तरह एक दफा जोरे बाजू आजमा लेने दें इस पार्टी को भी, और अवाम भी फिर 2023 में फैसला करेगी। मैं तो चाहता हूं कि अगर ना डिलीवर करें तो उखाड़ फेंकें इनको। लेकिन जो 5 साल हैं, ये रविश अगर चल पड़ी है इस मुल्क के अंदर, तो खुदारा इस रविश को चलने दें। मुबश्शिर बुखारी साहब, आपकी तरफ जनरल साहब, ये जो सिचुएशन हम देखते हैं कि ऑपोजिशन तनकीद करती है, जैसे कि अभी अमीर ने भी कहा कि ऑपोजिशन हुकूमत की गर्दन पर नाखून रखे। शायद ऑपोजिशन ही खान साहब को वैसे नहीं मिली जैसे मिलनी चाहिए थी। अगर मिलती तो शायद जितने खुद एतमादी के साथ वज़ीर आज़म ने बयान दिया, कुछ ना कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ भी हो सकती थी। ऑपोजिशन के अपने मसाइल मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खान साहब को यह चाहिए था कि ऑपोजिशन के साथ एक अपना राब्ता रखते, एक वर्किंग रिलेशनशिप रखते, ताकि उससे यूजफुल काम लिया जाता। वो तो उन्होंने नहीं किया। बहुत सारी और भी गलतियां, बहुत सारे और मसाइल हैं, और ये कहना कि मुल्क बदल नहीं है या मैं ही, मेरे अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, या मैं जरूर 5 साल निकालूंगा, ये वो दावे हैं जो सिर्फ अल्लाह की जात बेहतर जानती है। इंसान को तकब्बराना बातें नहीं करनी चाहिए, और बेहतर ये हो कि आप अपना एक जो अभी एनबीसी भी बात कर रहे थे कि एक खुद एहतसाबी का अमल अपना जारी रहना चाहिए। गलतियां होती हैं, लेकिन अगर गलतियां इसी तरह हों, बहुत ज्यादा हों, और वो पुराने यादें भी आपकी ताजा होनी शुरू हो जाएं जिनको हमने डिस्कार्ड किया था, तो फिर लाजमी बात है कि अवाम का उसकी बेतमीनानी, उसके अंदर इंतशार पैदा होगा और वो हुकूमत से जान छुड़ाना चाहेंगे। सो असल चीज ये है कि अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, खुद ब खुद आपको 5 साल मिलेंगे, और बिल्कुल जरूरी है 5 साल अगर मेरे एक स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। जहां वो ये कहते हैं कि इनके पास चॉइस नहीं, अगर मैं उसको उस नुक्ता निगाह से देखूं, मतलब कहने में तो ये बुरा लगता है, लेकिन अगर हमारा मुकद्दर ये है कि जो खानदान हम पे मुसल्लत है, अब आगे उनके शहजादे शहजादियों ने हुकूमत करनी है, तो फिर उससे तो लाजमी बात है कि ये बेहतर चॉइस है। उसकी वजह ये है कि उनकी तो जो ग्रूमिंग हुई है, उन्होंने जो घर में माहौल देखा है, जिन चीजों पे वो पले बड़े हैं, उसमें तो जालसाजी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फ्रॉड है, और जाली अकाउंट्स हैं, लूटमार है,
तो अगर वर्षे में ये मिलना है तो फिर तो बेहतर है कि उनसे बचा जाए, क्योंकि उनके पल्ले सवाए इस ग्रूमिंग के और कुछ नहीं। उन्होंने दिन रात यही देखा है कि कैसे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती हैं, कैसे जाली एफिडेविट दिए जाते हैं। अगर ये मौजूद हैं चीजें और आपकी आंखें खोलती हैं तो ठीक है, ये हमें महसूस करना है कि हमारे लिए ऑप्शंस क्या है। खास आपको बाहर सूरत को तकब्बराना बात नहीं करनी चाहिए, उनको अपने आप को आवाम के सामने रखना चाहिए, खुद एहतसाबी करनी चाहिए और 5 साल पूरे करने की ख्वाहिश जरूर रखें, लेकिन उसके लिए परफॉर्मेंस को भी साथ साथ इंप्रूव करें। परफॉर्मेंस ठीक होगी, 5 साल भी निकलेंगे और लोग खुद फैसला भी करेंगे कि जनाब यही हमारी चॉइस है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये एलिमेंट मुझे लाजमन अच्छा नहीं लगा, जहां कोई दावा करे, जहां सब कुछ रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, वहां वो अपना दावा करके तो ये बातें करे, ये मुनासिब नहीं। जरा साहब, ये तो आपने बता देना कि करना चाहिए, जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए, लेकिन आपको लगता है ये करेगी? बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। जैसे अमीर कह रहे थे, मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह बताऊं कि अगर आप आज इनको निकालेंगे, ये कल किसी और को चैन से बैठने नहीं देंगे। तो ये इंतशार मुल्क में होना नहीं चाहिए। अगला आए तो वो भी अपने 5 साल पूरे करे, ये भी 5 साल पूरे करे। और अगर किसी जमहूरी तरीके से इनको हटाया जाता है, आइन के तहत हटाया जाता है, तो उसमें मुझे भी कोई कबाहत नहीं है, ना ही मुझे कोई उसमें एतराज होगा, ना किसी और को होना चाहिए, क्योंकि आइनी तरीकेकार मौजूद है। वो इस्तेमाल अगर होते हैं तो उसमें तो बिल्कुल ये हो या कोई भी और हो, वो आइनी तरीके से अगर किसी को फारिग किया जाता है तो बिल्कुल उसमें कोई एतराज नहीं। बुखारी साहब, कमजोर ऑपोजिशन, दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी कारकर्दगी, बताइए तहरीक इंसाफ अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी? जी देखिए, चूँकि मैं भी एक जमहूरियत पसंद आदमी हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि खान साहब जो हैं अपने 5 साल पूरे करें, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि खान साहब को इलेक्ट किया है अवाम ने वोट दे के, और अवाम जो है उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिलीफ मिलेगा। और खान साहब के अपने जो नारे थे मुसलसल दर मुसलसल, और जो क्लेम्स थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो कि डेवलपमेंट के रिलेटेड थे, बाकी तो उनका जो सियासतदानों के एहतसाब की बात थी वो तो उनका नैरेटिव जो है वो चलता रहा, लेकिन साथ में उन्होंने अवाम की फलाह के लिए बहुत ज़्यादा दावे किए थे। तो उन दावों में से तो एक भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। और ग्राउंड रियलिटी ये है, चूँकि बीइंग अ रिपोर्टर मैं वोटर से पूछता रहता हूँ, बीइंग अ टीचर मेरे वो स्टूडेंट्स जो बड़े एक्टिव मेंबर्स थे, और उनसे जब अब पूछता हूँ मैं तो बड़ी मायूसी का इजहार करते हैं। बहुत सारे छोड़ चुके हैं और सर्वेज़ भी यही बताते हैं कि खान साहब का ग्राफ जो है वो नीचे आ चुका है। उसके बावजूद मेरी ये ख्वाहिश है कि खान साहब डिलीवर करें, परफॉर्म करें, 5 साल पूरे करें, क्योंकि इससे जमहूरियत मजबूत होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें नंबर 1 तो खान साहब परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और फिर जिस तरह माफियाज़ के आगे घुटने टेक रहे हैं वो सबको नज़र आ रहा है। नंबर 2 बात जो है, पार्लियामेंट की तरफ उनका जो रुझान है वो हमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आया, और जब आया भी वो स्लिप ऑफ टंग थी या वट एवर उसामा बिन लादेन के हवाले से, जिस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। अगर आप और मेरे जैसे ने कोई बात की होती तो पता नहीं हमारा क्या हशर हो जाता। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी या उनको क्लियर होना चाहिए वो किस साइड पे खड़े हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। तीसरी बात यह कि जो उन्होंने कहा है कि उनके पास मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, वो किन की बात कर रहे हैं? ये कौम को बताएं कि वो कौन है जो चॉइस बनाते हैं और कौन है जिनके पास इनके अलावा कोई चॉइस नहीं है। इसका मतलब है कि खान साहब किसी की चॉइस हैं और वो किसी के सहारे खड़े हैं, और वो वही लोग हैं जो इनके साथ इनके इत्तेहादियों को बांध के रखे हुए हैं। जिस दिन वो चाहेंगे इत्तेहादी इनसे दूर हट जाएंगे, और खान साहब की हुकूमत जो एक आइनी तरीका अदम एतमाद वाला है वो अप्लाई किया जा सकता है और जा सकती है। तो इसलिए खान साहब को बिल्कुल जनरल साहब ने और नासिर भाई ने ठीक कहा कि एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको जारी रखना चाहिए। अपनी ये जारहियत उन्होंने काफ़ी दिखा ली, 5 साल कंटेनर पे दिखा ली, उसके बाद 2 साल तकरीबन हो गए हैं वो ईवान इक़्तिदार में बैठ के वही जारहियत अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो भी मामला होता है, अपनी जो इल परफॉर्मेंस है उसको भी वो माजी की हुकूमतों पे डाल रहे हैं। हो सकता है उनकी पॉलिसीज़ का आउटकम ये हो, लेकिन अपने क्रेडिट पे क्या है ये खान साहब को दिखाना पड़ेगा और खान साहब को परफॉर्म तो जो 2 सालों में अब तक दिखाया उसी डिलीवरी और उसी परफॉर्मेंस के साथ चलती रहे तो निकाल लेगी 5 साल।
वेरी शॉर्ट कमेंट। जी, जो अभी तक दिखाया मेरा ख्याल है उससे 5 साल नहीं निकाल सकेगी, क्योंकि इत्तेहादियों ने भी इलेक्शन लड़ना है और वो कुव्वतें जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है वो भी अवाम को जवाब दे किसी ना किसी सूरत तो हैं। तो ये ना हो कि अवाम जो है वो सड़कों पे निकल आए तो फिर सूरत हाल नहीं संभाली जाएगी। और अगर अदम एतमाद जैसा कि एक जमहूरी का कानून मौजूद है तो उसके चांसेस मुझे लगते हैं कि अगर यही डिलीवर करते रहे जो हैं तो उसके चांसेस हैं और खान साहब अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रज़ा रूमी साहब, अवाम का भरोसे के लिए, अवाम के एतमाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म का खुद एतमाद होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कल कि मेरे अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं, जो अब तक आपने और हमने 2 सालों में देखा, उसके बाद देखने के बाद आप कह सकते हैं कि ये हुकूमत 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगी? देखिए, जैसे कि पहले बात हुई, ये बात हमारे यहाँ अब इसकी एक ट्रेंड खत्म होना चाहिए कि हुकूमतें जो हैं बीच में उनको डिस्टेबलाइज किया जाए या अपनी मुद्दत से पहले उनको खत्म किया जाए। इसलिए कोई भी जो तरीकाकार ऐसा जो कि आइन के बाहर हो उसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो खान साहब वाले ही हथकंडे क्यों ना हो, धरने देना, दारुल खिलाफा को ब्लॉक कर देना, बात पे इस्तीफा मांगना, 1 नहीं 2 नहीं 3 धरने करना, तो इन चीज़ों की बिल्कुल जो है उस वक्त भी मैं तो उसकी मुखालिफत करता था, आज भी करता हूँ। खान साहब अगर 5 साल के लिए कानूनी तौर पे वज़ीर आज़म है, उनको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। अब आपका सवाल है कि क्या वो कर पाएंगे, और 2 साल में जो कुछ हुआ है और जिसकी बिना पर उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, तो देखिए वो तो बहुत मुश्किल लगता है। और वो मुश्किल इसलिए लगता है, उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हुकूमत जो है वो उसकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर छोटी छोटी 2-3 पार्टियों के सहारे पर है। उनमें से एक तो निकल गई है बीएनपी मेंगल, अगर एक और निकलती है तो फिर एक बहुत सीरियस क्राइसिस बन सकता है। उससे बड़ा मसला जो है वो मसला ये है कि ये जो इत्तेहादी हैं और हत्ता के पीटीआई के अंदर भी लोग हैं, उन्होंने वापस जाना है इलेक्शन के लिए, वोट मांगने के लिए। जो इस वक्त हालात पंजाब में जिस तरह की सूरत हाल है गवर्नेंस की, सूबा पंजाब जिनके हवाले किया गया, या दीगर जो मामलात हैं महंगाई के हों या बिजली के हों और मईशत का, और इसमें टोटली खान साहब को ब्लेम करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की मईशतें जो हैं वो बैठ गई हैं। हमारी अलबत्ता पहले से ही बैठी हुई थी। ये फरवरी में वायरस की शुरुआत हुई है, फरवरी मार्च में केसेस डिस्कवर हुए पाकिस्तान में। हमारा पहले ही माशी भट्टा जो है वो बैठा हुआ था, और उसमें बड़ी हद तक 100% तो नहीं लेकिन बड़ी हद तक इस हुकूमत की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसका कसूर था। और वो सबको मालूम है, मां सिवाय खान साहब और उनके हवारी और उनके जो तारीफ करने वाले लोग हैं उनको सारा वक्त जस्टिफाई करते हैं। बाकी जाने ना जाने तो गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो बात यह है कि अगर उन्होंने अपने 5 साल पूरे करने हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो 2 साल के अतवार रहे हैं इनसे 5 साल पूरे नहीं होंगे। मतलब अपोजिशन को बिल्कुल दीवार से लगाना, कोई वर्किंग रिलेशनशिप ना करना, पार्लियामेंट का जीरो रोल होना, गवर्नेंस में उसको कोई अहमियत ना देना, और यही जो अगर वो ये चीजें बदलते हैं तो फिर शायद वो 5 साल पूरे कर लेंगे। फिलहाल तो मुश्किल दिखाई देता है। और फाइनली ये जो बात मैं आपको कह दूं, उन्होंने कहा कि चॉइस कोई नहीं है, तो जैसे बुखारी साहब ने कहा कि आखिर वो किसकी चॉइस थे, और अभी वो किसके पास और कोई चॉइस नहीं, वो भी ये भी बता दें। इससे बताने से तो बड़ी एक वो वाजे पैगाम ये दे रहे हैं। और चलिए खुल के बात करते हैं जो होती है कि खान साहब को जो है तासुर अब ये है अवामी राय आमा में कि उनको एस्टेब्लिशमेंट का साथ था, और वो है, और शायद वो उसी को दोहरा रहे हैं। और पाकिस्तान में सियासतदान जब अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं तो वो कहते हैं जी मेरे साथ ये भी खड़े हैं वो भी खड़े हैं। तो बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी भी कोई एक सियासी पार्टी के साथ पॉलिटिसाइज होती है। ठीक है, आप और बुखारी साहब कह रहे हैं कि डिलीवरी और परफॉर्मेंस अगर ऐसी रही तो अगले 5 साल मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जनरल साहब, अमीर और एनबीसी ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता शब के इशारे से सियासी माहौल की बुनियाद रखी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। एक पॉइंट अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ऐड कर दूं। जी देखिए, हर हुकूमत के अंदर आप देखते हैं 2-3 साल के बाद हुकूमत के जाने की खबरें शुरू हो जाती हैं। नवाज शरीफ के ज़माने में आपको याद था, शेख रशीद कहते थे कि भाई ये जो कुर्बानी है ना, ये हुकूमत की कुर्बानी होगी, ये जो ईद कुर्बानी है हुकूमत की कुर्बानी है।
मैं समझता हूं कि इस पर भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम अपने गवर्नमेंट का टेन्योर जो है उसको 5 साल के बजाय 4 साल पे कर दें। हमारे यहाँ ऑपोजिशन भी बहुत बेसब्री है, वो इमरान खान की ऑपोजिशन हो या वो आज की ऑपोजिशन हो, और आवाम के अंदर भी हौसला नहीं है और मीडिया में भी हौसला नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, यानी अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, जापान में, ईरान में, इराक में, ब्राज़ील में, चिली में, बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट का टेन्योर 4 साल का है। प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए आता है। हमारे यहाँ भी इसको कर देने में हर्ज नहीं है। अगर 5 साल नहीं किसी से बर्दाश्त होता तो 4 साल करने पर 4 साल तो गुजर ही जाएंगे। चलें, ये तजवीज़ में मज़र यहाँ पर आगे देखते हैं कि कोई से एक्सेप्ट करता भी है, लेकिन मेजॉरिटी का आंसर यही है कि जिस तरह गुज़िश्ता शब का इशाइया देखा, एक सियासी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि सियासी फ़ज़ा जो है वो मुल्क में बरकरार रहे इस इशाइये के बाद, और इत्तेहादी जो हैं वो मुत्तहिद होकर रहें। तो लग सकता है कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत जो है वो अपने 5 साल पूरे करेगा। बात करें थे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के हवाले से, जिन्होंने ऐलान कहा कि अब विफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि विफाक ने हमें आइन के तहत टैक्स जमा करने का इख्तियार दिया है, लेकिन अब हम विफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध का विफाक के लिए टैक्स जमा ना करने का ऐलान कि सिंध हुकूमत का ये कदम हालात को गवर्नर राज की तरफ लेकर जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। जनरल साहब, कायदे बेख्तलाफ जो हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब सिंध असम्बली में बारहा बयान दे चुके हैं गवर्नर राज के हवाले से। वो मीडिया टॉक्स में भी इस हवाले से बात करते रहते हैं। सियासी चपकलिश तो पिछले 2 सालों से हम देख ही रहे हैं, ना पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में बनती दिखाई दे रही है। सूबे वफाक का अलग तसल है, चाहे वो कोरोना का मामला ही क्यों ना हो। ये जो स्टेटमेंट दी है मुराद अली शाह साहब ने, आप समझते हैं ये स्टेटमेंट उन्हें गवर्नर राज की तरफ ले जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज की तरफ ले जा सकती, और ना ही गवर्नर राज इसका इलाज होगा, और ना ही वो एक अच्छा कदम होगा। वो इंस्टेबिलिटी लाएगा। मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत को जैसे ये मैंगल साहब के, अख्तर मैंगल के साथ मुज़ाकरात करते हैं, या कल को नाराज हो जाती है प्रीमियर की तो उससे मुज़ाकरात करते हैं, इनको भी अपने सिस्टम का एक नाराज धड़ा समझें और इनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। ये सियासत में तो बातचीत बहुत अहम है, उससे मसले ज्यादा अच्छी तरह हल होते हैं, बजाय इसके कि आप जंग की तरफ चले जाएं और उठ के एक दूसरे का मुकाबला, तो फिर तो बात बढ़ती जाएगी। अगर आज आप वहां पे गवर्नर राज लगा दें तो इसका क्या मतलब कि वहां पे मसले हल होने शुरू हो जाएंगे, डिफाइंस दूसरी तरफ से भी बढ़ती जाएगी, तो वो तो कोई हल नहीं है। हमने देखा था कि पंजाब में गवर्नर राज जब लगाया था जरदारी साहब ने नून लीग के खिलाफ, तो वो अल्टीमेटली उनको वापस लेना पड़ा। दरमियान में बड़ा नुकसान हुआ। आपने देखा वो श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ, और दोनों, उस वक्त हमारा एक सूबा बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई, बड़ा नुकसान हुआ मुल्क का। तो मेरा ख्याल है ये अकलमंदी नहीं होगी कि उधर जाया जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत करेगी, क्योंकि अगर ये यहाँ पे लेके आए तो फिर जोड़ तोड़ इनके खिलाफ भी शुरू हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट में। वहां भी इनकी अपनी मेजोरिटी बड़ी थिन है, फिर जोड़ तोड़ की सियासत होगी, लेना देना, तो वो तो मेरा ख्याल है हमें याद है कि जो 90s में हुआ करता था वो बहुत ही गलत किस्म की सियासत है, और लगता यही है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझसे हटते जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उस तरफ जा रहे हैं, और हुकूमत को जाना भी नहीं चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल किया जाए। एनबीसी 2 साल गुजर गए, मजाल है कि कोई एक ऐसा मौका हमें दिखा हो कि जब हम देखेंगे पीपल्स पार्टी या पीटीआई कहीं ना कहीं एक टेबल पर या एक एजेंडे पर, एक 1 पॉइंट एजेंडे पर ही एक साथ दिखाई दे दें। फिर ऊपर से उन्होंने ये भी कह दिया मुराद अली शाह साहब ने कि कह दिया मैंने वज़ीर एक्साइज को कि टैक्स जमा ना करने से मुतालिक फेडरल को आगाह कर दे। मुझे 5.5 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिएगा, ये मैंने हाथ उठाया था, आपने देखा नहीं। माजरत मैं अर्ज कर रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये मिलिट्री लैंग्वेज है, और जनरल साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमेशा एक एग्जिट प्लान होता है, एक रिट्रीट प्लान होता है फौज के पास और सिलेक्टर्स के पास और मुंतखब करने वालों के पास, सबके पास एक एग्जिट प्लान होता है। तो वो एग्जिट प्लान मौजूद है, बहुत अच्छी तरह मौजूद है, और इसका इल्म खुद इमरान खान साहब को भी है। दूसरा, ग्राफ, पब्लिक ओपिनियन और लोगों की राय, ये मैटर नहीं करते। ये उस वक्त तक मैटर नहीं करते जब तक इंतखाबात नहीं होते। हुकूमत को तब्दील करने का तरीक़ाकार आइन में लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें, प्राइम मिनिस्टर असम्बली तोड़ दे, असम्बली अदब एतमाद कर दे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको जैस रोते धोते हुए, टिस्वे बहाते हुए, चीखे मारते हुए 5 साल देना पड़ेंगे, देना चाहिए आपको। मैं खिलाफ हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन 5 साल आपको देने हैं, और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऑप्शन मौजूद है।
अब आइए आप सिंध की तरफ। अफसोसनाक बात है, मुझे बुरा लगा मुराद अली शाह साहब का आज का बयान। ये इस तरह नहीं कहना चाहिए था। खुल्लम खुल्ला वफाक को इस तरह का चैलेंज मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर ये भी देखें आप हो क्या रहा है। जिस तरह मेरी तनख्वाह से मेरा अकाउंटेंट पैसे काट लेता है, इसी तरह सिंध की आमदनी से टैक्स कट जाता है और वो टैक्स कट के जमा होता है कारखाने के अंदर और उसका फिर हिसाब भी नहीं मिलता। उसके बावजूद मुराद अली शाह के स्टेटस के लिए पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर हैं, किसी मतलब यकीनन अब्दुल्ला शाह के बेटे हैं जो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन खुद अब्दुल्ला शाह नहीं है, वो मुराद अली शाह हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से में हैं, गालिबन कुछ मसाइल हैं, NFC से पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, 18वीं तरमीम का प्रेशर है, सेहत का मसला है, कोरोना वायरस का मसला है, खासा बड़ा मसला सिंध के अंदर। तो ये सब मसाइल गालिबन ऐसे हैं जिसने उनको चिड़चिड़ा कर दिया है। मैं उनको थोड़ा सा अलाउंस दूंगा और अलाउंस ये होगा कि उन्होंने गालिबन गुस्से में आकर ये बात की है और वज़ीर एक्साइज जो है चावला साहब, उनको बाद में इशारा भी कर दिया होगा कि ऐसा ना करो। सिंध ये नहीं करता। सिंध ने आज भी कुर्बानियाँ दी, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर आपसे। आज भी कुर्बानियाँ दी, कल भी कुर्बानियाँ दी, वफाक के लिए कुर्बानियाँ दी। नहीं, वफाक फिर इसे गुस्से की तरह, चिड़चिड़ेपन की तरह ही लेगा या फिर वफाक फैसला कर सकते गवर्नर राज की तरफ जाने का? नेवर नेवर, ठीक है। एवर। अमीर, आपकी क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन पार्टी है और पीपल्स पार्टी हमेशा दूसरों को गैर जमहूरी रवैयों का ताना देती है। जब पीपल्स पार्टी से गैर जमहूरी कॉलो फेल की कोई गूंज आए ना तो बहुत दुख होता है। महसूलात रियासत जो इकट्ठे करती है उसमें वफाक और सूबों के महसूलात की तकसीम बड़ी वाज़ेह तकसीम है। अगर सूबों का कोई ऐसा किरदार है कि वो महसूलात इकट्ठे करके वफाक का जो हिस्सा है वो उन तक पहुँचाए, तो ये एक आइनी जिम्मेदारी है सूबे की और आइनी हक है वफाक का। लिहाजा अगर आप ऐसी बात करेंगे और चीफ मिनिस्टर होते हुए, तो ये तो अलल ऐलान एक तरह से आप बगावत करने जा रहे हैं वफाक के खिलाफ और निज़ाम के खिलाफ। मतलब आप शिकवा करें कि मैं हमारे साथ ये ज्यादती हो रही, जैसे चुगताई साहब ने कहा कि जी आपके जो NFC अवार्ड है, ये जो बाकी पैसे हैं जो आपने देने हैं वफाक ने सूबों को, आप शिकवा करें, खुल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप शोर करें। लेकिन आप कहेंगे जी हम ये नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत नामुनासिब बात है। जहाँ तक हुकूमत का यानी वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, तो बड़ी अफसोसनाक इनकी भी एक सूरत हाल है कि जो इनका रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत स्लो है। ये बहुत, इनको हम समझते थे ये प्रोएक्टिवली काम करेंगे। प्रोएक्टिव से मुराद ये कि अगर आपके इत्तेहादी आपसे नाराज हो रहे हैं तो आप फौरी तौर पे उनको 2, 4, 5 दिन के अंदर मनाएंगे और उनके मसले हल करेंगे। अगर ऑपोजिशन आपके साथ नाराज हो रही है या अगर किसी और सूबे की हुकूमत जो आपकी नहीं है, किसी पीपल्स पार्टी जैसे सिंध में अगर वो नाराज हो रही है, तो आप प्रोएक्टिव काम करेंगे। ये नहीं कि आप उनको नाराज होने देंगे और मामला इस हद तक तवालत इख्तियार कर जाएगा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाएगा। अब ये जैसे अख्तर मेंगल साहब की पार्टी नाराज हुई, सनाउल्लाह बलोच साहब सेनेटर भी रहे, इनके रुकने कौमी असम्बली भी हैं, इस वक्त MP भी। मुझे उन्होंने बताया कि हम इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, हमें प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं देते मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि तकब्बुर है इनके अंदर, रौनक इनके अंदर नजर आती है हमें, गैर लचकदार रवैये हैं इनके। ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं। अगर आपका इत्तेहादी ये कहेगा तो वो तो पहली ऑपोजिशन है आपकी पीपल्स पार्टी। वो तो आप 2 गलतियां करेंगे, वो 2 को बढ़ा के 4 बताएगी कौम को। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है वफाकी कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले। वो देखे ना, ये कोरोना के ऊपर भी सियासत हो रही है। मुराद अली शाह कहते हैं कि वफाक गलत है, वफाक कहता है मुराद अली शाह गलत है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी ये बात कही कि क्यों इमरान खान ने आज तक ऐसा नहीं किया कि वो मुराद अली शाह को साथ बिठा के कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जैसे वो वजीर खजाना को साथ बिठाते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को साथ बिठाते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को साथ बिठाते हैं। तो भाई आप मुराद अली शाह को हाथ की छठी उंगली ही समझ लें, साथ बिठाएं और मुराद अली शाह कौम को बताए आपके सामने और मीडिया के ऊपर बताए कि भी मेरे साथ क्या ज्यादती हो रही है। तरीका होता है हुकूमत करने का, आपको चीजों को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप इतने स्टिफ हो जाएं, पिग हेडेड हो जाएं अगर आप, तो फिर काम आगे नहीं चलता, फिर आप टूट जाते हैं और आप टूटने की तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा ये जो जहां तक ये है कि गवर्नर आज, वो तो मेरा नहीं ख्याल, ये एक इंतहाई इकदाम है कि शायद ये नहीं उठाएगी हुकूमत, लेकिन इनकी मुखालफत, इनके तनाज़ात बढ़ते जाएंगे और नुकसान किसका होगा? उस सिंध के अवाम का जो पहले ही 12 साल से पीपल्स पार्टी की माशाल्लाह बेहतरीन और गुड गवर्नेंस के हाथों पिस रहे हैं। वो मजीद उनकी तवज्जो लोगों को सर्व करने के बजाय इमरान खान से लड़ने पर सर्फ हो जाएगी और नुकसान उन्हीं का होगा।
रज़ा रूमी साहब, वाकई शिकवा जवाब शिकवा के मज़दाक सूरत हाल चलती रहेगी, कभी विफाक तो कभी सूबा सिंध, बात गवर्नर राज तक नहीं जा सकती? देखिए, गवर्नर राज मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं है, और ये याद रहे कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज को लगाना और उसको मेंटेन करना एक करीबन बहुत मुश्किल और हत्ता कि नामुमकिन बात है कि एक कुछ ही छोटे से अरसे से आगे उसको सस्टेन करना मुश्किल है। उसके लिए आपको दोबारा पार्लियामेंट के पास आना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो अब वो वाला ऑप्शन नहीं। यहाँ ये धमकी के तौर पे, सियासी एक प्रेशर के दबाव के तौर पे ये यूज किया जाता है और किया भी गया है अभी हालिया माजी करीब में। जहां तक मुराद अली शाह की बात है, वो उनको शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और इस तरह की जो चीजें हैं उससे पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो ठीक नहीं होती। लेकिन जैसे भी कहा गया कि वफाक भी अपना रवैया देखे ना, एक ही सूबा है जहां पे पीटीआई या उसके इत्तेहादी पावर में नहीं है, और उसी सूबे के साथ तो सबसे ज्यादा फसाद और फड्डा वहीं चलता रहा है। हत्ता के लोगों की पूरी मुल्क में जो इस वक्त रही है कंफ्यूजन कोरोना वायरस के हवाले से और उसकी पॉलिसी के हवाले से, उसमें भी बहुत बड़ा रोल था कि किसी तरह सिंध की बात नहीं सुननी और सिंध को अंडरमाइन करना है। इस सियासी चक्कर में ही सारे वो जिसे कहते हैं कि मुल्क का नुकसान हुआ है पोटेंशियली। तो ये इत्तेहादी भी हो या ऑपोजिशन भी हो, देखिए आपको सियासत जो है वो कोई उसमें गैर लचकदार रवैये चलते नहीं है। उसके लिए आपको कुछ लोग की पॉलिसी करनी पड़ती है। जमहूरियत का नाम ही बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज का होता है। अगर ऐसा ना हो तो बार बार दुनिया में हर जगह जहां जमहूरियत है वो निजाम बैठ जाए और जो है डिसफंक्शनल हो जाए। आपको पार्टियों के साथ भी चलना पड़ता है, तमाम ऑपोजिशन में हो, आपकी इत्तेहादी हो, और आपको इस तरह की एक सियासी फजा बनानी पड़ती है जिसमें कि डायलॉग हो। यहाँ तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का आलम यह है कि वो तो अमीर तो इत्तेहादियों की बात कर रहे थे, ऑपोजिशन के साथ तो उनकी कोई आज तक मेरे ख्याल से मुलाकात भी नहीं हुई प्रॉपरली। 2 साल हो गए हैं उनको जो अहम कौमी उमूर है उसके ऊपर उनकी मुलाकात, एक रस्मी मुलाकात होती है, एक कर्टसी होती है, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना होता है। और यही वजह है कि ये तो ऑपोजिशन इस वक्त कमजोर है और उनके वो लीडर बाहर गए हुए हैं, केसेस से डर रहे हैं, जो भी है वो कोई तब्दीली नहीं करना चाहते। नहीं तो अगर इमरान खान साहब ने जो किया था अपनी चंद सीटों के साथ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के साथ, तो आज की ऑपोजिशन अगर वही हिकमत अमली अपना ले तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे पावर में। तो फजलुर रहमान का जब धरना हुआ, हालांकि वो अकेले थे, तो उसमें भी काफी मसला हुआ, लेकिन बड़ी पार्टियों ने उसमें उस तरह से साथ नहीं दिया। इमेजिन करें कि अगर बड़ी पार्टियां भी उसमें साथ होती तो क्या सूरत हाल होती। तो मेरे ख्याल से ये वक्त है, 2 साल गुजर गए हैं, इससे कुछ आपको जो असबाक हैं वो हासिल करने चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और अपनी रविश बदलनी चाहिए कि आपने अवाम के मफाद में हुक्मरानी करनी है, अपनी या अपनी पार्टी के मफाद में नहीं। बुखारी साहब, 3 सूबे हुकूमत के पास, 1 सूबा पीपीपी के पास। अगर सीएम सिंध शोर मचाएंगे, जाहिर सी बात है सिंध के अवाम भी कुछ ना कुछ तो उन पर भी इसका असर पड़ेगा। फिर आज की ये स्टेटमेंट मुराद अली शाह साहब की, देखिए मुराद अली शाह साहब जो हैं पाकिस्तान के एक फेडरेटिंग यूनिट के चीफ मिनिस्टर हैं, और ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के बयान से जो है वो इंतहाई कदम की बू आती है। लेकिन एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर को भी ये सेंस करना चाहिए कि सिंध, जहाँ पे अगरचे उनकी हुकूमत नहीं है, वफाक की एक बड़ी अहम इकाई है, और उनके साथ भी सलूक ऐसा ही करें जैसे वो अपने मुल्क का हिस्सा हैं, अगरचे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उस पर रूल कर रही है। अगर हम माजी करीब में देखें तो हमारे यहाँ से वाइसराय की सूरत में फवाद चौधरी साहब जाने की कोशिश करते रहे हैं, इस तरह की एफर्ट कि उन्हें डिस्टेबलाइज़ किया जाए। बड़े डेस्परेट हैं कि सिंध में भी किसी तरीके से चौथी हुकूमत इनकी बन जाए, ताकि ये सारी चीज़ों के मुख्तार आम हो जाएं, मुख्तार कुल हो जाएं बल्कि। तो इसमें देखा जाए तो अभी जो रिसेंट चल रहा था वो 5 हॉस्पिटल वाला मामला चल रहा था, जिस पे वफाक जो है वो कब्ज़ा करना चाहता है बकौल सीएम सिंध के। उसके बाद एनएफसी के मामलात हैं,
वही बात है कि अगर आप अपनी इकाई समझेंगे उसे कि हमारी ये एक इकाई है और हमारे फेडरेशन का अहम हिस्सा है, तो बिल्कुल सीएम सिंध के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को रेगुलर कांटेक्ट रखना चाहिए। और जहाँ तक बात रही स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट का क्या है, खान साहब अपोजिशन में थे और खान साहब लोगों को जो है वो इंसाइट किया करते थे कि आप बिजली के बिल ना दें और टैक्सेस ना दीजिए। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक थी। तो ये सबक जो है ये भी खान साहब ने ही सिखाया है इस कौम को कि जब आप मुखालफत में हों तो इस तरह के स्टेटमेंट दे दिया करें। मेरा ख्याल है कि मुराद अली शाह साहब इंतहाई समझदार आदमी हैं, ये स्टेटमेंट की हद तक ही है और ये मामला वो इस हद तक नहीं लेके जाएंगे कि प्रैक्टिकली से कर लें। और दूसरी बात यह कि गवर्नर राज कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी अगर कोशिश भी की गई, अव्वल तो कोशिश नहीं होगी, अगर कोशिश भी की गई तो मेरा ख्याल है हुकूमत की सुबकी होगी, और अगर वो इस तरह की अटैम्प्ट करेंगे तो वो फेडरेशन को एक बहुत बड़ा जो है वो थ्रेट पोज कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई चांस नहीं। बजट कम एलोकेट होना, अस्पतालों का मामला, एनएफसीए वार्ड, खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं सीएम सिंध की, तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो दूर करें उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उन्हें भी एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश करें। लेकिन मुराद अली शाह साहब का जो बयान है वो एक सियासी फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने गुस्से में आके शायद किसी तनाव में आके इतनी बात कर दी, लेकिन प्रैक्टिकली यकीनी तौर पर उनका वो रद्द अमल नहीं हो सकता, जैसे कि हमारे बाकी तज्ज़ियाकार कह रहे थे। मुझे बढ़ने एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले के हवाले से। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची में सुबह आया पेश दहशतगर्दी का एक वाक़या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमले के हवाले से, और इस कार्रवाई को बुरे तरीके से नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों की कोशिश थी कि पाकिस्तान का अमन सबोताश किया जाए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए, लेकिन इसके बरक्स उन्हें मुंह की खाना पड़ी। जबकि ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शहीद हुए। ताहम डीजी रेंजर्स और पुलिस चीफ ने वाकये में रॉ के मुलव्विस होने का इशारा दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें उन्होंने तफसीलन बातचीत की, लेकिन वो बयान उन्होंने इन दहशतगर्दों के हवाले से और जिन एजेंसी से इनका ताल्लुक इस हवाले से वो दिया, वो आपको सुनवाते हैं। ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी वसाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता, और उसमें सर फहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने है। अब जिस तरह से इनसे चीज़ें बरामद हुई हैं, बारूदी मवाद बरामद हुआ है, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये कोई मामूली से चोर डकैत के डाकू नहीं थे जो कि हमले को सिर्फ यरगमाल बनाकर वहां पर रखना चाहते थे। जिस तरह के दस्ती बॉम्ब और हैंड ग्रेनेड उनसे बरामद किए गए हैं, 47 राइफल्स उनसे बरामद की गई हैं, उसके बाद कुछ शुबा रह नहीं जाता है कि ये दहशतगर्द है। बहरहाल सवाल हमारा फिर से वहीं पर स्टैंड कर रहा है कि क्या कोई शक रह गया है कि मोदी सरकार रॉ इन हमलों में मुलव्विस ना हो? एनबीसी वेरी क्विकली विद इन 90 सेकेंड्स। बिल्कुल सही बात है, रॉ भी हो सकती है, मुसाइद भी हो सकती है, और भी कई ग्रुप्स हैं गैर मुल्कियों के जो कराची और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना चाहते हों। कैफी आज़मी बहुत बड़े शायर हैं, उनका बहुत पुराना शेर है। अब उसको मैं आज के दौर में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कब से प्लान तैयार था। अजब क्या दामन यूसुफ की अजमत उनको मिल जाए, अजब क्या दामन यूसुफ की अजमत उनको मिल जाए, कराची में जो कुछ तारे गरीबा छोड़ आया हूँ। कैफी आज़मी है, कौन से तारे गरीबा थे, कौन सी अजमत की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी गज़ल है, लेकिन बहुत सियासी गज़ल है। कराची में जो कुछ आज हुआ, आया चुंडीगढ़ रोड पे हुआ, पुराना मैकलोड रोड है, बादशाह सलामत के लिए बनाया गया था, किमाड़ी से गवर्नर हाउस तक जो अब गवर्नर हाउस है। और ये वो सड़क है जिस पर 34 मालियाती इदारों के हेडक्वार्टर्स हैं। पुलिस का हेडक्वार्टर है, पुलिस का सिटी हेडक्वार्टर है, मीडिया के ऑफिस हैं। उसके बाद अगर आप मुड़ जाएं शाइन कॉम्प्लेक्स से तो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। ये वो महफूज तरीन इलाका है जिसको हम वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं और दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं बॉम्बे की। इस इलाके में ये वारदात होना बहुत प्लानिंग की बात है, बहुत बड़ी प्लानिंग की बात है। माड़ीपुर से वो आते हैं, एक्सप्रेसवे के रास्ते आते हैं, टावर पे उतरते हैं, टावर से उतर के स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचते हैं। सवालात तो आएंगे, सवालात खड़े होंगे, लेकिन हमारे
जवानों ने, मैं फिर सलाम पेश करता हूँ उनको, बिल्कुल बिल्कुल, जो पहली जगह पहली पोस्ट के ऊपर थे, उन्होंने वहीं से मुकाबला शुरू किया और 2 को वहीं मार गिराया और 2 खुद भी शहीद हो गए। एक का नाम जतोई है, एक का नाम सोमरो है। चले एनबीसी पॉइंट आपका आ गया मासूद के साथ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने पहले ही कहा था कि वक्त मुख्तसर है मेरे पास इस सेगमेंट के लिए। जनरल साहब, आपका आंसर विद इन 90 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहले तो हमें सराहना चाहिए उन हजरात को जिन्होंने इसका मुकाबला किया और ये सारा 6 से 8 मिनट के अंदर ये किस्सा खत्म कर दिया, वरना ये बहुत बड़ा हमला था और बहुत ही सेंसिटिव जगह के ऊपर था, हमारे लिए बहुत ज्यादा माशी दचका बन सकता था। और दूसरी बात ये है कि जैसा ये हमला था, इसमें जिस तरह का इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, जितना साजो सामान था, जितनी तैयारी, और फिर पैसा आप देखिए कि गाड़ी नई खरीदी गई जो इस्तेमाल हुई इसमें, तो लाखों रुपया इस पे खर्च हुआ। तो लाखों रुपया कोई किसी आम आदमी के लिए या किसी छोटे मोटे ग्रोह के लिए इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट पे खर्च करना या एक वाक़े पे खर्च करना आसान नहीं है। इसमें हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस दफा मैं बड़ा खुश हूं कि हमारी हुकूमत ने भी खुल के नाम दिया है और रॉ का नाम दिया है, भारत का नाम दिया है, काश ये NDS का भी नाम दें, क्योंकि इनके ट्रेनिंग सेंटर जहां ये ट्रेन किया जा रहा है इनको, वो अफगानिस्तान में। प्लानिंग ठीक है कि दिल्ली में होती है, रॉ हेडक्वार्टर है, वहां से प्लान करके टास्क दिया जाता है एजेंट्स को, लेकिन ट्रेनिंग इनको साजो सामान अफगानिस्तान में मुहैया किया जाता है। तो ये उस लिहाज से हमें अपनी पॉलिसी में ये तब्दीली करनी होगी कि अब दुनिया को खुल के बताना होगा कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है वो कौन कराता है, ताकि ये जो 3-4 दिन पहले हमें स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्री रिपोर्ट आ गई कि जी पाकिस्तान में सेफ हेवन्स है, उन तमाम मुनाफिक कुव्वतों को हमें बताना होगा कि ये सेफ हेवन्स यहाँ नहीं है, ये अफगानिस्तान में है, भारत में है, वहां से ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान मादरत खाना रवैया इख्तियार करने की बजाय एक अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करे और दुनिया को बताए कि कौन टेररिज्म करवाता है। रज़ा रूमी साहब, ब्रह्मा माह 10 जून, 16 जून और आज का वाकया बताइए, आपका ओपिनियन क्या है इस पे? जी देखिए, बात यह है कि ये तो बड़ा ही इस अटैक की जाहिर बात है, एक तो सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का जो कमर्शियल और माशी नर्व सेंटर है, ये जगह जहां पर इस पर को अटैक किया गया, और बड़ा क्लियर एक वाजे सिग्नल था कि जो वो अचीव करना चाह रहे थे दहशतगर्द, और वो अच्छी बात है कि उसको रिपेल किया गया। लेकिन यहाँ पर सवालात बिल्कुल पैदा होते हैं कि इस तरह के जो हमले जो इतनी प्लानिंग के साथ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्या इनके बारे में पेशगी इतलात नहीं होती, क्या इसके बारे में इंटेलिजेंस उस तरह से गैदर नहीं होती। स्पेशल ब्रांच है पुलिस की, IB है, दीगर बहुत सारे इदारे हैं, तो उनको ये मालूम नहीं होता कि ये लोग इस तरह की चीजें प्लान कर रहे हैं। या फिर उसके अलावा पूरी मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर यहाँ पर सेंट्रल एक जगह पर पहुंचना, और जाहिर बात है कि उसमें कराची में पुलिस भी है, रेंजर्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये इससे पहले चाइनीज कॉन्सुलेट पर शायद हमला हुआ था, और वहाँ भी हमारी जो पुलिस थी और हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्होंने बड़ी बहादुरी का, मगर बात वहीं पे आती है कि इस तरह के हमलों के लिए जो है हमें अपनी जो निज़ाम है वार्निंग का और इंटेलिजेंस गैदरिंग का, उसको बेहतर करना है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पे पुलिस को या रेंजर्स को शक हो कि यहाँ पर हब्स हैं, ये सेल्स मौजूद हैं, उनके बिल्कुल एक अलर्ट जो है वो इन लोगों ने सूरत हाल पैदा कर दी है। रज़ा रूमी साहब, पॉइंट आपका आ गया। सॉरी टू इंटरप्ट यू। बुखारी साहब, वेरी क्विकली। जी, सबसे पहले तो हमें वाकई में सलाम करना चाहिए शहीद कांस्टेबल खलील को, कांस्टेबल रफ़ीक को, उन गार्ड्स को और रेंजर्स के जवानों को जिन्होंने 8 मिनट में इतनी बड़ी जो है दहशतगर्दी की कार्रवाई उसको नाकाम बनाया। और सलाम पेश करना चाहिए कराची स्टॉक मार्केट के अंदर मौजूद लोगों को जिन्होंने 1 मिनट के लिए भी डिसरप्शन नहीं होने दी, क्योंकि मकसद तो इनका यही था कि इसको डिसरप्ट कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो मुआशी तौर पे। दूसरी बात यह है कि ये चूँकि क्लियरली BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम कर लिया है, और BLA के बारे में कोई शक ही नहीं पाया जाता कि उनको फॉरेन स्पॉन्सरशिप आती है, जिसमें मेनली रॉ और दूसरा नाम मोसाद का जनरल साहब ने और नासिर भाई ने दोनों ने लिया, तो उनकी मेजर फंडिंग आती है और यकीनी तौर पे उनकी सपोर्ट इन्हें हासिल है। और मैं भी यही कहूँगा
क्योंकि हम आए दिन इंडियन ऑफिशियल से ये सुनते रहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वहाँ पे कुछ भी हो जाए। तो हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसको हम इंटरनेशनल फोरम पे पेश कर सकते हैं, तो हमें भी ये बातें जो हैं दुनिया के सामने रेगुलरली पेश करनी चाहिए। देखिए सिंध में ये 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा वाक़या है। पहले वाक़े में एक सिंध लिबरेशन फ्रंट या आर्मी नाम की एक तंजीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेनेड अटैक्स जो रेंजर जवानों पे हुए या पुलिस पे हुए उसकी कबूल की, जिसका मतलब है कि वहाँ तक इनकी रसाई हो चुकी है। और वही बात हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग बेहतर होनी चाहिए, चूंकि पहले तो बलोच लिबरेशन आर्मी चल रही थी, तो अब तो सिंध भी आ गया है, तो हमें ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। पॉइंट आगे बुखारी साहब। अमीर, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पुलिस को, सिंध पुलिस को और वो जो गार्ड्स थे जिन्होंने ज़बरदस्त रिस्पांस टाइम किया। अगर वो दहशतगर्द दाखिल हो जाते, आपके मुल्क की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो दाखिल हो जाते वहाँ पे वो गोलियों की बौछार कर देते, जानी नुकसान तो एक तरफ होता, लेकिन आपकी परसेप्शन दुनिया में कहाँ जाती कि आपकी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरी बड़ी ज़बरदस्त बात ये हुई कि जब ये वाक़या हुआ तो पहले चंद सेकंड्स में तो फौरी तौर पे डिप कर गई आपकी स्टॉक मार्केट और क्रैश कर गई एक तरह से आपका इंडेक्स जो है, लेकिन ठीक 40 मिनट के बाद ये वापस प्रॉफिट पे चली गई। ये है रेजिलियंस हमारे मुआशरे के अंदर किसी न किसी हद तक। जहाँ तक भारत और रॉ का मामला है, देखें अभी हाल ही में MQM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अनवर ने जो एतराफ़ी बयान की, बल्कि जो एतराफ़ जुर्म किया है कि हमें भारत MQM को फंडिंग करता था और ये हमारी पार्टी पॉलिसी थी कि हम उनसे पैसा लेंगे। जब एक मुल्क की सियासी जमात का एक सीनियर मेंबर ये एतराफ़ जुर्म कर रहा है, तो बलोच लिबरेशन आर्मी हो, बलोच रिपब्लिकन आर्मी हो, लश्कर बलोचिस्तान हो, बड़ी तंजीमें बलोचिस्तान के अंदर, उनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो पैसा नहीं खाएंगे इनसे, या वो दहशतगर्दी के लिए, अस्करियत पसंदी के लिए और अलहदगी पसंदगी के लिए वो ये पैसा रॉ से या भारत से नहीं लेंगी। फिर जो इस वक्त लद्दाख के अंदर जो मुंह की खानी पड़ी है मोदी को, उसके बाद मोदी के पास 6 ऑप्शंस थे कि वो अपनी कौम के सामने सुरखरू होता। इस वक्त इतनी जिल्लत और ख्वारी हो रही है उसकी अपनी कौम के सामने, उन 6 में से एक रास्ता था कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान को सॉरी टू इंटरप्ट, पॉइंट आपका आ गया। यकीनी सलाम पेश करते हैं उन पाकिस्तानी जाबाजों को जिन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया, लेकिन हमारे तज्जियाकारों के सभी के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं रह गया, बल्कि यकीन के साथ ये बात की जा सकती है कि इस हमले में रॉ और मोदी सरकार इन्वॉल्व है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।